गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर 11 पढ़ेंगे। कल हमने गूगल मीट के द्वारा ये पढ़ा था, लेकिन आज इसका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। सबसे पहले इन्होंने लेफ्ट साइड में ये जो पेज है, यहाँ पर एक हर्बर्ट बॉयड नाम के साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन दिया है कि इन्होंने क्या किया था। बॉयड ने क्या किया था, इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम के एंजाइम्स की फंक्शन का पता लगाया था। ये किस तरह से फंक्शन करते हैं, क्या इनकी फंक्शन होती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब है ऐसे एंजाइम जिनकी एक्टिविटी रेस्ट्रिक्टेड है, एक्टिविटी भी रेस्ट्रिक्टेड है और वो रेस्ट्रिक्ट भी करते हैं। इसको उनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों कहते हैं, इसके मैंने दो रीजंस कल बताए थे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शन होता है ये पर्टिकुलर साइट जिसको कि रिकॉग्निशन साइट या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं, उस साइट को डीएनए के डबल स्ट्रैंड में आइडेंटिफाई करके वहां पर कट लगाता है। ठीक है, वहां पर क्या करता है, कट लगाता है, उसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और अगर डीएनए की मॉलिक्यूल में अंदर कट लगाए तो उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। और अगर वो डीएनए के एंड पर कट लगाए यानी कि बाहर की तरफ कट लगाए तो उसे कहेंगे रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज। ठीक है, ये तो बात हुई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहने का कारण ये है कि जिन बैक्टीरियाज के अंदर इनकी डिस्कवरी हुई थी उनके अंदर बाहर से आने वाले जो पैथोजेंस हैं उनके जेनेटिक मटेरियल को ये रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, रोक रहे थे। ठीक है, उनको ये सेल के अंदर एंटर करते ही ब्रेक डाउन कर देते हैं अपनी इस एक्टिविटी की वजह से। तो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, एक रीजन तो ये है। और दूसरा कारण ये था कि ये रेस्ट्रिक्टेड है, पर्टिकुलर साइट पर ही कट लगाते हैं, तो ये भी एक कारण है कि इनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। इसके बाद इसी पैराग्राफ में एक और साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है जिनका नाम है कोहेन। कोहेन ने डिस्कवर किया कि कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के पीसेस होते हैं जो कि सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। ठीक है, कोहेन ने क्या किया, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी की जो कि सर्कुलर थे और साथ में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल थे। देखो कितनी विशेषताएं मैंने बताई। सबसे पहला है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी कि अपने आप रेप्लिकेट होने की उनके अंदर एबिलिटी है, क्योंकि उनके अंदर अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। अगर ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है तो इसमें कुछ जीन्स ऐसी होंगी और जिनको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI से इंडिकेट करेंगे। दूसरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एक स्ट्रैंड ये रहा, एक स्ट्रैंड ये रहा। सर्कुलर है वो तो दिख ही रहा है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है यानी कि जो जीनोम है सेल का, यानी कि जेनेटिक मटेरियल है, उसके अतिरिक्त ये प्रेजेंट होता है ना, उससे बाहर ये प्रेजेंट होता है। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, ये प्लाज्मिड की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो प्लाज्मिड्स इस तरह के होते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में होता क्या क्या है। ये ऐसी ब्रांच है जिसमें कि बायोलॉजी और साथ में टेक्नोलॉजी, इन दोनों को इंटीग्रेट किया गया है। यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स या सेल्स के साथ किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस को कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आएगा क्या क्या, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जीन्स को मॉडिफाई कर दिया गया है,
किसी पर्टिकुलर जीन को ऐड या रिमूव कर दिया गया है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, ये वर्ड नया है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, या फिर क्या नाम दिया इन्होंने, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि जीएमओ। इसके अलावा कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। टेस्ट ट्यूब बेबी किसमें आती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो वो टेक्निक भी इसी में आएगी। जीन को करेक्ट करना यानी कि उसे हम कहते हैं जीन थेरेपी, एक जीन को इंट्रोड्यूस करना और उसका जीन प्रोडक्ट यानी कि प्रोटीन बनाना, उसे कहेंगे हम जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, और क्या बताया इन्होंने, एक वैक्सीन को बनाना, वैक्सीन डेवलपमेंट। वैक्सीन के कई टाइप्स होते हैं, उनमें से एक टाइप डीएनए वैक्सीन यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो है नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स और सेल्स को इंटीग्रेट करना और मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाना, ये इनकी डेफिनेशन है। अब इसके बाद बात आती है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कौन से दो प्रिंसिपल्स हैं? देखो, सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि यहाँ पर होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि जीन्स को सेलेक्टिवली ऑन या ऑफ करना, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन साइलेंसिंग या फिर जीन थेरेपी कह सकते हैं, या फिर जीन्स को सेलेक्टिवली इंट्रोड्यूस करना। अब नया जीन कोई इंट्रोड्यूस हो जाए किसी डीएनए में या जीनोम में, तो नया डीएनए जो बनेगा उसको क्या क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है ये हमने कल पढ़ा था, लेकिन आज एक बार फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो जाता है और जीनोटाइप भी चेंज होता है। फिर आता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशंस। स्टेराइल कंडीशंस का मतलब क्या है कि कंटेमिनेशन फ्री कंडीशंस मेंटेन करके रखना, किसके अंदर, बड़े बड़े कंटेनर्स, जिनको बायोरिएक्टर्स या फिर फर्मेंटर्स भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री। तो किसके साथ, ओनली डिजायर्ड माइक्रोब्स या यूकैरियोटिक सेल ही ग्रो होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, उसे कंटेमिनेशन फ्री कंडीशन कहेंगे। उससे हम लार्ज स्केल पे क्या बना सकते हैं, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स या एंजाइम्स, जैसा कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसके बाद आती है बात, यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब यहाँ पर वो हमें ये समझा रहे हैं कि हम वेरिएशंस किस तरह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर पैदा कर सकते हैं। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंट डीएनए, है ना, या डिफरेंस इन डीएनए। इसको हम फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करके भी कर सकते हैं। तो फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो डीएनए बनता है, जैसे सपोज ये फॉरेन जीन का फ्रेगमेंट है, इसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया प्लाज्मिड के डीएनए में, तो अब इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। ये वाला डीएनए यहाँ पर आकर इंट्रोड्यूस होगा, तो अब नए डीएनए को हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस टेक्नोलॉजी को जिसमें हम डीएनए बनाते हैं, नया डीएनए, उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इसको अगर हम किसी सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें और ये प्लाज्मिड यहाँ पर आ जाए, है ना, और ये डीएनए भी आ जाएगा, ये सेल का अपना जीनोम है। तो जब यहाँ पर इन जीन्स की कॉपी बनेगी, तो इस जीन की भी कॉपी बनेगी जो बाहर से है, इसको कहेंगे हम जीन क्लोनिंग, है ना। और जीन ट्रांसफर का मेथड क्या होता है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। नेकेड डीएनए ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब नेकेड डीएनए ट्रांसफर।
अगर डीएनए ट्रांसफर एक वायरस के थ्रू हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन। अगर वो एक सेल टू सेल हो रहा है, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल पर पीली के द्वारा, सेक्स पीली के द्वारा, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये अलग अलग मेथड हैं जीन ट्रांसफर के। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। डू यू लाइकली नो द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए विच इज समटाइम ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म? एलियन ऑर्गेनिज्म वाला जो डीएनए है, अगर वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो वो वहां पर मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। जैसे अगर ये वाला जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, इसको हम एक सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें तो ये यहाँ पर आकर इस होस्ट के डीएनए के साथ ना तो इंटीग्रेट कर पाएगा और ना ही मल्टीप्लाई हो पाएगा, क्योंकि इसके पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसके पास है? वो इस प्लाज्मिड के पास है ना। इसी वजह से प्लाज्मिड्स को हम क्या कहते हैं? वेक्टर, यानी कि व्हीकल। ये व्हीकल्स की तरह काम करते हैं, जो कि इनको बाहर से आने वाले जो ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स यानी कि फॉरेन जीन्स हैं, इनको ट्रांसफर करने का काम करते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। रिस्पॉन्सिबल, ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ये साइट रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए। देयरफॉर फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए, तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसका नाम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, उसकी आवश्यकता होती है। तो जैसे ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ उसे ज्वाइन कर देंगे, वो अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो सकता है और उसकी क्लोनिंग हो सकती है। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज। इसके बाद इन्होंने बताया है प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया था कोहेन ने और बॉयर ने साल्मोनेला टाइफिमोरियम नाम के बैक्टीरिया से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका फायदा क्या होता है। जैसे सपोज करो कि इस प्लाज्मिड में कुछ रेजिस्टेंस जीन हमने दे दी है ना, ये वाली जीन रिस्पॉन्सिबल थी किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस के लिए। जैसे ही वो इस बैक्टीरिया में ये वाला प्लाज्मिड आएगा, अब इस बैक्टीरिया के पास भी उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस फैल जाएगी। तो ये वाला जो मेथड मैंने बताया कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू या सेक्स पीली के थ्रू, इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को प्लाज्मिड ट्रांसफर कर सकता है कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू। तो उसमें क्या होगा कि एक के पास अगर रेजिस्टेंस जीन्स हैं किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, तो वो दूसरे को भी ट्रांसफर कर देगा। इस तरह से धीरे धीरे सारे ही बैक्टीरिया में क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस आ जाएंगी, रेजिस्टेंस जीन्स आ जाएंगी। तो इस तरह से रेजिस्टेंस फैलती है। तो कॉन्जुगेशन भी क्या था? एक प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी जीन्स ट्रांसफर होती है। Cutting of DNA at specific location become possible with the discovery of so-called molecular scissors restriction enzymes। और restriction enzyme क्या करते हैं? जैसे ये फ्रेगमेंट की हम बात करें, तो ये फ्रेगमेंट बना कैसे? इसका जो सोर्स डीएनए था, सपोज किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, वहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से हमने कट किया। इसके बाद इस फ्रेगमेंट को लेके आए इस प्लाज्मिड के पास, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वैसा ही कट यहाँ पर बनाया और इसको इसके पास लेके आए। ठीक है, अब पास लेके आने के बाद क्या करेंगे? एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए लाइगेज, उसकी मदद से इसे ज्वाइन कर देंगे और इस तरह से ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। ठीक है, यू प्रोबेबली नो मॉस्किटो एक्ट एज इंसेक्ट वेक्टर। तो जैसे मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करता है, उसी तरह से वेक्टर्स क्या करते हैं? डीएनए को ट्रांसफर करते हैं किसके अंदर? होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज विच एक्ट्स ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड जॉइन देयर एंड्स। है ना, ये वाली बात हमने कल भी बताई थी कि लाइगेज का फंक्शन होता है लाइगेशन, यानी कि डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करना। दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो एंड इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो नया डीएनए का कॉम्बिनेशन बना, ये इन विट्रो यानी लैब कंडीशंस में बना था, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। When this DNA is transferred into an E. coli, a bacterium closely related to Salmonella, it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies। तो इस सेल के अंदर जो मशीनरी थी, जैसे कि एंजाइम्स, उनको यूज करके क्या करेगा? ये
अपनी मल्टीप्लिकेशन करवाने लगेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे क्लोनिंग। You can hence infer that there are three basic steps in genetically modifying organism. पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन करना डिजायरेबल जीन के साथ। सबसे पहले ऐसे डीएनए का पता लगाना जहाँ पर हमारे काम की चीज है। उसके बाद क्या करना, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। इसको यहाँ से कट करके इंट्रोड्यूस करना किसमें, सेल के अंदर। पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना और फिर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू सेल में अंदर इंसर्ट करना। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेन। इसका मतलब क्या है, सेल के अंदर उसको बनाए रखना और इस डीएनए को जो हमने अभी इसमें इंट्रोड्यूस कराया, इसको इसके प्रोजेनी सेल्स में ट्रांसफर करना। यानी कि जब ये सेल मल्टीप्लाई होगा तो ये डीएनए उन सेल्स में भी ट्रांसफर हो जाएगा। अब आती है बात कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। कल हमने पहला टूल पढ़ा था जिसका नाम था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कल हमने पहला टूल पढ़ा था जिसका नाम था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के हमने जो एग्जाम्पल्स पढ़े थे उनमें हमने ये देखा था कि वो किस तरह से डीएनए के डबल स्ट्रैंड में कट लगाते हैं और किस तरह से उनकी नेमिंग यानी नोमेनक्लेचर होती है। जैसे सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया है उन्होंने वो है HIND2। अब इसमें नेमिंग कैसे करते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। H का मतलब है हीमोफिलस, IN का मतलब है इन्फ्लुएंजा, है ना, ये जीनस हो गया, ये स्पीशीज हो गई। D का मतलब है स्ट्रेन, इस बैक्टीरिया का स्ट्रेन कौन सा है, और 2 का इंडिकेट करता है सीरियल नंबर ऑफ एंजाइम। इस ट्रेन से निकलने वाला ये कौन से नंबर का एंजाइम है उसको ये बताता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ECOR1। तो ये क्या हुआ, E S कैरी किया, लाइक R स्ट्रेन, और ये क्या हुआ, सीरियल नंबर ऑफ एंजाइम। कौन से नंबर का एंजाइम है वो लास्ट में रोमन नंबर से इंडिकेट हो रहा है। तो इसके बाद देखो इन्होंने ECOR1 कहाँ से आता है, ECOR1 आता है E. coli RY13 से। ये लास्ट लाइन में इन्होंने लिखा हुआ है। इस समय लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजे जा चुके हैं 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। ठीक है, अब ये वाली जो डिस्क्रिप्शन था इससे हम बढ़ते हैं आगे इन्होंने एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बारे में बताया। वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका कि वो स्पेसिफिक साइट्स पे कट करते हैं। अंदर कट करते हैं तो एंडोन्यूक्लियस और बाहर करते हैं तो एक्सोन्यूक्लियस कहलाते हैं, और पर्टिकुलर साइट पे ही करते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। इसके बाद बात आई थी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस की, यानी कि ऐसी सीक्वेंस जो कि उल्टी या सीधी रीड करो दोनों ही स्ट्रैंड्स में सेम होती है, उनको कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के 3 टाइप्स होते हैं, आगे की क्लासेस में पढ़ोगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो जो टाइप 2 वाले हैं वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। जो टाइप 1 और टाइप 3 है वो दूसरी सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि नॉन पैलिंड्रोमिक होती है। अब देखो यहाँ पर ये वाला डायग्राम देखो, इसको ध्यान से, यहाँ रेड कलर से इन्होंने इंडिकेट किया है वेक्टर डीएनए, है ना। तो वेक्टर डीएनए में क्या सीक्वेंस है, GAA TTC, नीचे की तरफ क्या है, GAA TTC, 2 स्ट्रैंड है इसमें। इसके बाद आता है फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए। अब फॉरेन डीएनए में भी यही बात है, GAA TTC और इधर है GAA TTC। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम जब भी रीड करेंगे तो सेम सीक्वेंस आएगी। अब कट कैसे लगेगा, कट ऐसे लगेगा, G के बाद यहाँ पे भी G के बाद ऐसे,
यहाँ पे G के बाद, यहाँ पर भी G के बाद, इनके कट होने की वजह से जो फ्रेगमेंट बनेगा वो कैसा बन जाएगा, GC TTAAG, है ना। और इससे इधर अलग होने के बाद जो चीज बनेगी वो कैसी बनेगी, वो बनेगी GCTTAA, ऐसे बनेगा, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो, और जब एक दूसरे के दोनों पास आएंगे तो फिर से वैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे, फिर से वैसे डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। तो ये एक दूसरे से जोड़ने की क्षमता रखते हैं पास आने पर, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स। कल मैंने बताया था कि इन्हें स्टिकी एंड्स क्यों कहते हैं, वो मैं बताऊंगा। ये है उसका कारण कि पास आने पर ये बॉन्ड बनाने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह से इसमें भी ऐसे ही बनेगा, है ना। GCTTAA ये वाला, और ये वाला कैसे बनेगा, CTTAA और G, यानी कि इधर से ये बाहर को निकला है और इधर से ये बाहर को निकला है। तो अब क्या हो सकता है, देखो ऐसा हो सकता है कि इसका जो ये बाहर को निकला हुआ है वो यहाँ पे जुड़ जाए, ठीक है, और इसका ये जो निकला है वो इसमें जुड़ जाए। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनते हैं, क्योंकि उनमें ये बाहर निकले हुए जो पोर्शंस होते हैं वो चूंकि उसी एंजाइम के कट लगाए हुए हैं, तो जब उसी एंजाइम ने दोनों जगह कट लगाए तो उसी तरह के स्टिकी एंड्स दोनों में बनेंगे, और उसी तरह के स्टिकी एंड्स को रिप्लेस हम कर देते हैं। ये उधर जुड़ जाता है और वो उधर जुड़ जाता है। तो उसी वजह से ये देखो यहाँ डायग्राम में बनाया इन्होंने, ये दोनों ने मिलके क्या बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनते हैं। और GAATTC किसका एग्जाम्पल है, ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद आगे देखो 11.2 फिगर में क्या दिखाया इन्होंने कि किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वेक्टर डीएनए के साथ फॉरेन डीएनए जुड़ता है, लाइगेशन होता है, और ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ये इकोलाई सेल के अंदर आता है, और जब ये इकोलाई सेल मल्टीप्लाई होता है तो ये फॉरेन डीएनए भी मल्टीप्लाई होता है। Restriction enzyme cut the strand of DNA little away from the center of palindromic but between the two bases of opposite strand, और इस वजह से यहाँ पर क्या बनते हैं, they are named so because they form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts, इसी वजह से उन्हें sticky ends कहा जाता है। स्टिकी एंड की वजह से क्या होता है, डीएनए लाइगेशन आराम से उन्हें चिपका पाता है, चिपकने की उनमें एबिलिटी इसलिए वो चिपकाता है। Restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant DNA molecules of DNA. इसके बाद when cut by same restriction enzyme तो same type of sticky ends यहाँ पर बनेंगे, ये मैंने बताई दिया। इसके बाद you may have realized that normally unless one cuts the vector end source DNA with same restriction enzyme, the recombinant vector molecule cannot be created. तो रिकॉम्बिनेंट के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को काटना पड़ेगा, ताकि एक ही तरह के स्टिकी एंड्स दोनों में बने। किन दोनों में, वेक्टर डीएनए में भी और साथ में फॉरेन डीएनए में भी, तभी जाकर ये दोनों आपस में जुड़ पाएंगे, ठीक है। ये एग्जांपल कुछ ऐसा ही है जैसे कि अगर हम ये कहें कि अगर ये जो पेन की कैप है इसकी शेप कुछ अलग हो तो ये जो है ये यहाँ से नहीं जुड़ पाएगा। तो जिस समय इन दोनों को बनाया जा रहा था वो जिस तरह से इसको ऊपर से काटा गया उसी तरह से इसको भी अंदर से काटा गया, ठीक है, तभी जाकर ये दोनों एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। तो उसी तरह से ये स्टिकी एंड्स का मामला है। इसके बाद बात आती है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, जिसमें हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे, और ये हम पहले भी एक बार कर चुके हैं इसमें डीएनए प्रोफाइलिंग यानी कि फिंगरप्रिंटिंग में, इसको हम करेंगे कल। थैंक यू।